रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। निम्मी बहुत ही सीधी और सुलझी हुई लड़की थी, जिसके माँ बाप का देहांत बचपन में ही हो गया था। तब से मानो उसका भाई ही उसकी दुनिया था। वो अपने भाई की हर बात मानती और उसकी खूब सेवा भी करती। एक दिन निम्मी अपने भाई से बोलती है, भाई अब तो मेरा कॉलेज भी क्लियर हो गया है, अब तो तुमको मेरी फिक्र छोड़कर शादी कर लेनी चाहिए। अरे पागल, तू कैसी बात करती है? अब इस उम्र में मुझसे शादी कौन करेगा? अब तो तेरी शादी की उम्र है। नहीं भैया, मैं तब तक शादी नहीं करूंगी जब तक आपकी शादी ना हो जाए। समय बीतता जाता है और फाइनली अशोक निम्मी की जिद के आगे घुटने टेक देता है और भारती नाम की एक लड़की से शादी करके उसे घर ले आता है। भारती स्वभाव की बहुत ही चिड़चिड़ी थी, जो सारा दिन बस आराम किया करती और बेचारी निम्मी घर के सारे काम अकेले संभालती। जैसे ही अशोक शाम को वापस आने वाला होता, भारती काम करने का नाटक करने लगती। एक दिन अशोक के काम पर जाने के बाद भारती निम्मी से बोलती है, हाय, मेरे पैरों में कितना दर्द हो रहा है, काश कोई दबा देता। भाभी मैं दबा देती हूँ ना। भारती निम्मी से पैर दबाने लगती है और शाम को जब अशोक घर आता है तो अशोक को देखकर भारती मन में सोचती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये निम्मी जाकर अपने भाई को बता दे कि मैंने आज इससे पैर दबवाए थे। अगर ऐसा हुआ तो अशोक जी तो मुझ पर राशन पानी लेके चढ़ जाएंगे। अपनी इस गलती के चलते भारती खुद ही अशोक के पास जाकर बोलती है, सुनिए जी, इससे पहले आपकी बहन आकर मेरी चुगली करे, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि आज मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था और मैंने आपकी बहन से पैर दबवा लिए। अरे तो क्या हो गया? हम सब तो एक परिवार हैं। अगर तुम्हारे पैर दर्द करें तो तुम मुझसे दबवा सकती हो। अशोक की इस बात को सुनकर भारती के पर निकल आते हैं और अब वो आए दिन निम्मी से अपनी सेवा करवाया करती। निम्मी कभी भी अपनी भाभी के खिलाफ एक शब्द तक नहीं निकालती। ऐसे ही समय बीतता जाता है। निम्मी की उम्र शादी की हो जाती है। वहीं भारती सोचती है, हाय, अगर निम्मी की शादी हो गई तो ये घर कौन संभालेगा? सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ जाएंगी। नहीं नहीं, मैं उसकी शादी कभी नहीं होने दूंगी। अपनी काम चोरी के चलते भारती निम्मी के लिए आने वाले सभी रिश्तों में कमी निकालकर अशोक और निम्मी से इनकार करवा देती। ऐसे ही एक दिन निम्मी को देखने गौतम नाम के लड़के का रिश्ता आता है कि तभी मौका पाकर भारती उसके पास जाती है और गौतम से बोलती है, भगवान झूठ ना बुलाए गौतम जी, वैसे तो हमारी निम्मी लाखों में एक है, मगर उसकी कुछ बुरी आदतें भी है, जैसे ड्रिंक करना और सुट्टा तो मानो उसकी रग रग में बसा है। उम्मीद है आपसे शादी करके वो ये सब छोड़ देगी। गौतम भारती की ये बात सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन वो मन में सोचता है, आखिर मुझे इससे अच्छा परिवार कहाँ मिलेगा? ये लोग चाहते तो ये सब छुपा सकते थे, लेकिन इन्होंने सब कुछ सच बताया। तभी निम्मी वहाँ पर चाय लेकर आती है और गौतम को वो पहली ही नजर में भा जाती है। जिसके बाद बिना देरी के गौतम के परिवार वाले रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं। उनके जाने के बाद भारती निम्मी से बोलती है, अच्छा बच्चा, ये बता कि तुझे गौतम कैसा लगा? भाभी वो बहुत अच्छे हैं, केयरिंग है और मुझे पसंद भी बहुत है। हाँ वो तो ठीक है, पर तुझे पता है वो गुटखा खाता है। तूने देखा था उसके होठ कितने लाल थे। मैं नहीं चाहती मेरी फूल सी ननन को ऐसा घटिया पति मिले। भाभी आप कितनी अच्छी है, मेरी कितनी चिंता करती हैं। आप फिक्र मत करो, मैं उनकी सारी बुरी आदतें छुड़वा दूंगी। भारती ये समझ जाती है कि अब निम्मी और गौतम का रिश्ता तोड़वाना थोड़ा मुश्किल है। जिसके बाद अक्सर निम्मी और गौतम कॉल पर बात किया करते। निम्मी को ये पता चल जाता है कि गौतम के होठ प्राकृतिक रूप से लाल हैं और वो गुटखा नहीं खाता, और गौतम ये जान जाता है कि निम्मी में कोई बुरी आदत नहीं है। ऐसे ही एक दिन वो अपने घर पर बैठा हुआ सोचता है, इसका मतलब ये हुआ कि भारती भाभी ये चाहती नहीं कि हमारी शादी हो। इससे पहले वो इस शादी में और दिक्कत डाले, मुझे निम्मी को जाकर ये सब बताना होगा। गौतम निम्मी के घर आता है, जहाँ भारती दरवाजा खोलती है
और गौतम को सामने देखकर वो हैरान होकर बोलती है। अरे गौतम जी, आप यहाँ? अरे शादी अगले महीने है, इतना भी सब्र नहीं हुआ? जी मैं निम्मी से मिलने आया हूँ, कुछ जरूरी बात करनी है। चल भारती, तेरा फेंका हुआ दाव तब नहीं चला तो अब चल जाएगा। लगता है रिश्ता तोड़ने आया है। आइए आइए, अंदर आइए, बाहर क्यों खड़े हैं? मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। भारती ये कहकर नाश्ता लेने चली जाती है, जिसके बाद गौतम निम्मी के पास जाकर उसे बोलता है। निम्मी, आज मैं यहाँ तुमसे कुछ कहने आया हूँ। ओहो, आई लव यू जान, ये तो तुम मुझे कॉल पर भी बोल सकते थे। निम्मी मजाक मत करो और मेरी बात सुनो। ये सुनकर तुमको बुरा लगेगा, पर ये सब सच है। निम्मी, तुम्हारी भाभी तुमको जरा भी प्यार नहीं करती और तुमको नौकर बनाकर सारी जिंदगी अपने साथ रखना चाहती है। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम शराब पीती हो। गौतम की बात सुनकर निम्मी को बहुत गुस्सा आता है और वो गौतम के गाल पर तमाचा मारते हुए बोलती है। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मेरी भाभी मेरी माँ समान है और भाई बाप। मैंने भाई से शादी को इसलिए बोला क्योंकि मुझे एक माँ चाहिए थी, और अगर वो मुझसे थोड़े बहुत काम करवा भी लेती हैं तो क्या बुरा है, ये उनका हक है। आज के बाद दोबारा मेरी भाभी के लिए कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दफा हो जाओ यहाँ से, और मुझे नहीं करनी तुमसे कोई शादी वादी। ये सब बातें भारती सुन लेती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद नाश्ते की प्लेट उसके हाथ से गिर जाती है और वो बोलती है। कितनी अभागी औरत हूँ मैं। मुझे दुनिया की सबसे अच्छी ननद मिली और मैंने उसके साथ इतना गलत किया। हाँ निम्मी, गौतम जो कह रहा है वो सच है। मुझे माफ कर दो। भाभी, अगर आप चाहती हो कि मैं शादी ना करूं, तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं शादी कभी नहीं करूँगी। इतना कहकर निम्मी रोते हुए बाहर चली जाती है और गौतम भी अपने घर आता है। लेकिन भारती को अपनी गलती का पछतावा होने लगता है और इसी चिंता के चलते उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। इसी के साथ वो बिस्तर पकड़ लेती है। उसे ऐसे देखकर अशोक बोलता है। क्या हो गया है तुमको? अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। तभी निम्मी वहाँ आती है और उसे देखकर भारती बोलती है। निम्मी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। आज मुझे उसी की सजा मिल रही है। भाभी, मैंने आपको माफ कर दिया है। अब आप सारी पुरानी बातें भूल जाओ और जल्दी से ठीक हो जाओ बस। वक्त गुजरता है और भारती अब धीरे धीरे ठीक हो जाती है, जिसके बाद वो खुद निम्मी को लेकर गौतम के घर जाती है और गौतम से बोलती है। गौतम जी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। आप जैसा लड़का मेरी निम्मी को और कहीं नहीं मिलेगा। भगवान झूठ ना बुलाए, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। भाभी, मुझे निम्मी बहुत पसंद है और मैं इसी से शादी करूंगा। जिसके बाद अच्छा सा मुहूर्त देखकर भारती निम्मी और गौतम की शादी करवा देती है और भारती निम्मी को अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगती है। इसी के साथ साथ भारती एक भाभी के साथ साथ माँ के भी सारे फर्ज निभाती है। माया एक आलीशान बंगले में बड़ी सी चेयर पर बैठकर हाथ में कॉफी का मग लिए कुछ सोच रही थी कि तभी उसका नौकर आता है और बोलता है। मेम साहब, आपका काम हो गया है और खन्ना साहब के यहाँ से आपका मेल भी आ गया। ओके रामू काका, आप जाइए, मैं 10 मिनट में आ रही हूँ। नौकर के जाने के बाद माया खुद से कहती है, आखिर आज वो दिन आ ही गया जब मैं तुम्हारे साथ वही करूँगी जो तुमने मेरे साथ किया था। विपिन, अब तुम नहीं बचोगे। ये कहकर वो जोर से हंसती है और अपनी कलाई की घड़ी में देखती है, साथ ही ड्राइवर से चलने को कहती है। कुछ ही देर के बाद वो खन्ना इंडस्ट्रीज की कंपनी में पहुंच जाती है, जहां वो कंपनी के डायरेक्टर और बॉस से मिलती है और उनके साथ में मीटिंग करती है। कुछ ही देर के बाद वो पेपर साइन करती है और खन्ना से हाथ मिलाती है, जिसके बाद वो कहता है, Congratulations, Miss Maya. Now it's your industry, your company. So take this responsibility. थैंक यू मिस्टर खन्ना। घर आकर माया रामू काका से शैंपेन की बोतल मंगवाती है और खुद से चीयर्स करते हुए कहती है, आखिर मैंने कर दिखाया। मेरा प्लान अब यहाँ से स्टार्ट होता है। कंपनी तो टेक ओवर हो चुकी है, अब बस सबको मजा चखाना बाकी है। अगले दिन सुबह होती है और माया तैयार होकर आ जाती है। साथ ही अपने मम्मी पापा की तस्वीर के आगे नमस्ते करके दीपक जलाकर
लैपटॉप लेकर कार की तरफ बढ़ती है कि तभी रामू काका बोलते हैं। अरे बिटिया, जरा नाश्ता तो करती जाओ। अरे रामू काका, मुझे भूख नहीं है और वैसे भी आज मेरा पहला दिन है, मैं लेट नहीं होना चाहती। अच्छा, काम कैसे करोगी ऑफिस में बिना कुछ खाए? ऐसा करो, ये दूध पी लो और ये रोल खा लेना कार में बैठकर। माया रोल को ले जाकर कार में खाने लगती है। कुछ ही देर के बाद वो पहुंच जाती है और जैसे ही ऑफिस में घुसती है, सबसे पहले अपने कैबिन में जाती है, जहां बड़ी सी चेयर पर बैठकर उसे छूकर और अपनी नेम प्लेट पर अपना नाम देखकर वो कहती है, कितनी मेहनत और बेसब्री से मैंने ये सब पाने का इंतजार किया था। क्या क्या नहीं खोया मैंने इसके लिए, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं शान से अपनी जिंदगी को जीऊं। ओह, तो ये प्रोजेक्ट मिस्टर विपिन हैंडल कर रहे हैं। जितने भी मेन एम्प्लॉय हैं, उन्हें फटाफट से कैबिन में भेजो। ये सुनकर पियोन सभी एम्प्लॉयज को बुलाता है और उन सब से माया कहती है, आप सब जानकर काफी शॉक्ड होंगे, लेकिन मैं आपको बता ही देती हूँ कि खन्ना इंडस्ट्री अब से मेरी है। मैं हूँ यहाँ की नई मालकिन मिस माया, और मैं आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि जैसे आप सभी अब तक ईमानदारी से काम करते आ रहे थे, वैसे ही आगे भी करेंगे, ताकि कंपनी की और मेरी कोई बदनामी ना हो। हमें बहुत ही ध्यान से इस प्रोजेक्ट पर काम करना है। ओके मिस्टर विपिन, आप ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हैं। यस मैम। ओके विपिन, अब आप इस प्रोजेक्ट को छोड़ दीजिए, अब इसे पूर्णिमा हैंडल करेंगी। बट मैम, ऑलरेडी ये कंप्लीट हो चुका है। देखिए मिस्टर विपिन, आपसे जितना कहा जाए आप उतना ही कीजिए। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। सभी अपना काम करने लगते हैं। वक्त बीतता जाता है। अब माया विपिन को छोटी छोटी बातों पर इंसल्ट करती है, उसके काम में कमियां निकालती है और मीटिंग के अंदर उसे कहती है, व्हाट द हेल, ये कैसी प्रेजेंटेशन तैयार की है आपने मिस्टर विपिन? अगर आप ऐसी घटिया प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो हमारी कंपनी डूब जाएगी। सॉरी मैम, आप मुझे 5 मिनट दे दीजिए, मैं आपको अपनी प्रेजेंटेशन सही करके देता हूँ, प्लीज मैम। विपिन ऐसा कहता ही है कि माया अपना हाथ पानी के गिलास पर मारती है, जिससे विपिन का लैपटॉप भीग जाता है और विपिन उदास हो जाता है। उप्स, गलती से हाथ लग गया मेरा। आई एम सॉरी विपिन, बट ये मीटिंग हम यही कैंसिल कर देते हैं। ऐसे ही अगले दिन विपिन माया के कैबिन में आता है और उससे कुछ फाइल्स पर सिग्नेचर्स लेता है। ये कुछ पेपर्स और हैं। अच्छा, मिश्रा वाली डील का क्या हुआ? मैम, वो तो कैंसिल हो गई, इन्वेस्टर्स ने बिल्कुल मना कर दिया। व्हाट नॉनसेंस, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब मैं तुम्हें इस नौकरी से दफा करती हूँ। अब तक मैं चुप था, लेकिन अब मैं बोलूँगा। तुम ये सब मुझसे बदला लेने के लिए कर रही हो ना? कौन सा बदला, कैसा बदला? ये तुम क्या बात कर रहे हो विपिन? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। विपिन अपने आगे पीछे कुछ नहीं देखता और माया का गला पकड़ लेता है। ये सब करता हुआ उसे कुछ एम्प्लॉयज देख लेते हैं और फिर विपिन कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जब से आई हो मुझे बस नीचा ही दिखाई जा रही हो। मेरा गला छोड़ो, मुझे सांस नहीं आ रहा। अरे विपिन, तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मैम को। तभी माया उससे खुद को छुड़वाते हुए उसे चांटा मारती है और बोलती है, शर्म नहीं आती अपनी बॉस का गला पकड़ते हुए? पूर्णिमा, अच्छा हुआ तुम टाइम पर आ गई, वरना पता नहीं आज मेरे साथ क्या हो जाता। मैम, ये लीजिए, आप पानी पीजिए। थैंक यू पूर्णिमा। और मिस्टर विपिन, आप, मैं नहीं जानती आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं आपको यहाँ से निकाल रही हूँ। देख लूंगा मैं तुम्हें, तुमने जो किया है उसका हिसाब मैं जरूर लूंगा तुमसे। हिसाब तो तुम्हारा होगा विपिन। इस तरह विपिन अपने घर उदास होकर लौटता है। उसकी शक्ल देखकर उसकी वाइफ सुप्रिया उससे पूछती है, क्या हुआ विपिन? तुम उदास क्यों हो? क्या हुआ विपिन? वो सुप्रिया, मेरी जॉब चली गई है, पर तुम फिक्र मत करो, मैं कहीं और ट्राई करूँगा, वहाँ जरूर जॉब मिल जाएगी मुझे। क्या? तुम्हारी जॉब चली गई? अरे हम खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, घर का खर्च कैसे चलेगा? ये सब छोड़ो, मेरी किटी पार्टी और शॉपिंग का खर्च, ये सब कैसे होगा? सुप्रिया, तुम चिंता मत करो, मैं दूसरी जगह जॉब ढूंढूंगा ना। ये बोलकर विपिन हर कंपनी में ट्राई करता है, लेकिन उसे कहीं पर भी जॉब नहीं मिलती। 2 महीने बीत जाते हैं और इसी बीच
उसकी पत्नी सुप्रिया उससे गुस्सा होकर अपना बैग पैक करके उससे बोलती है, विपिन अब बहुत हो गया, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ गरीबों की तरह। आई एम फेड अप विद यू। और तुम्हें नौकरी तो मिलने से रही, इसलिए मैं जा रही हूँ यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए। गुड बाय। प्लीज सुप्रिया, मत जाओ मुझे छोड़कर, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज सुप्रिया, मत जाओ ना, प्लीज। विपिन छोड़ो मेरा पैर। एक टाइम पे मेरे पास बहुत सारे पैसे थे तो मैं तुम्हारा और अपना खर्चा उठाती थी, लेकिन अब मुझसे नहीं होगा। हटो मेरे रास्ते से। उसे धक्का मारकर सुप्रिया आगे बढ़ जाती है और विपिन रोने लगता है। 2 दिन बीत जाते हैं और क्लब में ड्रिंक करने के बाद वो बाहर निकलता है और माया उसे अपनी गाड़ी में बैठकर देख रही होती है, साथ ही बहुत खुश होती है। उसका पीछा करते हुए वो एक पार्क तक पहुंच जाती है, साथ ही उसके पास जाकर बोलती है, सीन तो काफी जाना पहचाना और काफी अच्छा लग रहा है। ओह, याद आया, ऐसे ही एक दिन तुमने मुझे भी रुलाया था। प्लीज विपिन, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन। मैं तुम्हारे बिना बेसहारा हो जाऊंगी। अरे यार, प्यार काफी नहीं होता, पैसे भी होने चाहिए आजकल की जिंदगी में। ऐसा नहीं है कि मैं सारा पैसा तुम पर लौटा दूं। माफ करना माया, बट मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं रह सकता। मुझे कोई और मिल गई है। बाय। और आज के बाद मेरे पीछे मत आना। देखना विपिन, आज तुमने मुझे रुलाया है, एक दिन तुम भी रोओगे। और क्या कहा था तुमने कि मैं गरीब हूँ, तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ। मेरे पास पैसा नहीं है, बड़ी गाड़ी नहीं है, घर नहीं है। शायद मैं अपनी जिंदगी में ये कभी नहीं कर पाती, लेकिन तुमसे मिले धोखे के बाद विपिन, मैंने खुद को इतना काबिल बना लिया है कि तुम जैसे लोग रोज मेरे आगे भीख मांगते हैं। मुझे पहले ही समझ जाना था कि ये सब तुम कर रही हो। चेक इन मेट विपिन। और इस तरह माया विपिन से अपना बदला लेकर उसी की तरह उसे रुलाकर अपनी जिंदगी चैन से बिताने लगती है। साथ ही कुछ समय के बाद उसकी जिंदगी में भी एक बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर आ जाता है, जिसके साथ वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करती है। अद्विका रात को अपनी दोस्त जिया के साथ ऑफिस से घर आ रही थी कि तभी जिया कहती है, यार मुझे ना बहुत भूख लग रही है। अब इतनी रात को खाना कहाँ मिलेगा? थोड़ा जल्दी जल्दी चलना, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा यार। अच्छा ठीक है, चल देखते हैं, अगर कुछ मिल जाता है तो। दोनों जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगते हैं। तभी अद्विका को नजर आता है कि सामने किसी की शादी पार्टी हो रही है और वो जिया से कहती है, यार देख, सामने शादी हो रही है। हाँ तो? अरे तुझे भूख लग रही है ना, चल आज की पार्टी मेरी तरफ से। ओ, तो तू ये चाहती है कि मैं यहाँ जाऊँ और खाना खाऊं, यानी कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना? चाहती क्या है, तू जाएगी और तुझे जाना ही पड़ेगा। कह दिया, बस कह दिया। अद्विका उसका हाथ पकड़कर उस शादी में ले जाती है और दोनों वहाँ जाकर सभी को हाय हेलो करने लगते हैं। अद्विका जल्दी से माजा का भरा हुआ गिलास उठाकर पीने लगती है। तभी जिया उसके सर पर मारते हुए उससे कहती है, अरे ओ मैडम, हम यहाँ खाना खाने आए हैं, पार्टी एंजॉय करने नहीं, जो तू बड़े मजे से माजा पिए जा रही है। यार तुझे पता है ना कि मुझे माजा कितना ज्यादा पसंद है। इसका रस जब जुबान पर आता है ना, तो होठों से लेकर दिल तक सब रसीला हो जाता है। हाँ, ये तो मैं जानती हूँ, पर अभी अपनी माजा का मजा बाद में लियो। चल पहले कुछ खा लेते हैं। खाते हैं। तुझे पता है ना, मुझे माँ माजा नहीं पीने देती। तब भी यार, जितना एक शराबी शराब नहीं पीता ना, उससे ज्यादा तो तू माजा पी जाती है। यार जब से कैटरीना कैफ ने माजा का ऐड टीवी पे किया है ना, बस तभी से मैं तो कैटरीना की और माजा की दोनों की फैन हो गई हूँ। अच्छा चल, अब जल्दी जल्दी खाना खाते और निकले यहाँ से, वरना कहीं पकड़े गए तो। दोनों जल्दी से खाना खाकर उस बेगानी शादी से निकलकर अपने घर की ओर चल देती हैं। ऐसे ही दोनों अपने घर के लिए निकल जाती हैं और रास्ते में अद्विका अपने लिए 2 बोतल माजा ले लेती है। ऐसे ही अगली सुबह अद्विका नाश्ता करते समय फ्रिज में से माजा लेकर आती है और पीने लगती है कि तभी उसका भाई रोहन कहता है, ओए दीदी, मम्मी को बताऊं कि तू फिर से माजा खरीद कर लाई है और सुबह सुबह ही पीना शुरू कर दिया। भाई
तुझे पता है ना कि मम्मी को पता लग गया तो मेरी ऐसी कम तैसी कर देंगी। अरे फिर क्यों चिल्ला रहा है? किस बात की दुश्मनी निकाल रहा है? तुझे पीनी है तो ऐसे ही बोल देना, फंटी क्यों बेल रहा है? हाँ हाँ रुक तू। मम्मी जरा इधर आना। इतने में वहाँ पर उसकी मम्मी सीमा आती है और कहती है, अरे क्या हुआ? मम्मी मना किया है ना आपने इसको कि माजा नहीं पीनी, मगर फिर ये माजा की बोतल लेकर आई है और पी रही है यहाँ बैठकर। क्यों रे, तेरा दिमाग काम नहीं करता क्या? कितनी बार तुझे समझाया है कि किसी भी चीज को ज्यादा खाने पीने से हमारी हेल्थ पे कितना बुरा असर होता है। हे भगवान, मुझे डेंगू भी नहीं होता कि डॉक्टर मुझे बोले कि पेशेंट को सिर्फ माजा ही दिया करो। हे भगवान, आपको यही नालायक देनी थी क्या? ऐसे ही समय बीतता जाता है और अद्विका का बर्थडे आता है, जहाँ बिना मेहमान के बस फैमिली में ही छोटा सा सेलिब्रेशन होता है और अद्विका अपने लिए माजा की बोतल की शेप का केक लेकर आती है। जब उसकी मम्मी और भाई वो केक देखते हैं तो वो कहते हैं, हे भगवान, अरे तेरा कुछ नहीं हो सकता। दीदी केक भी माजा की बोतल जैसा बनवा लाई। क्या करूँ मैं इस लड़की का? दीदी लड़कियाँ चॉकलेट की दीवानी होती हैं, शॉपिंग की दीवानी होती है और तू माजा के पीछे पड़ी है। रोहन बेटा, तेरी दीदी का जन्मदिन है ना, तो उसको जो अच्छा लगा तभी तो वो लेकर आई है ना। हाँ माँ, तभी तो लाई हूँ मैं। आप नहीं समझ पाओगे मेरी और मेरी माजा की फीलिंग्स को। मम्मी इसके लिए तो आप एक छत पर टंकी लगवा दो जिसमें माजा ही भरी हो। वाह मेरे छोटे भाई, आज की ना तूने कोई दिमाग वाली बात। अगर तुम दोनों का हो गया हो तो केक काट ले अब। हाँ मम्मी। तीनों मिलकर केक कट करते हैं और एक दूसरे के फेस पर लगाते हैं। ऐसे ही हंसी खुशी मजाक चलता रहता है। इसी तरह वक्त बीतता जाता है और एक दिन अद्विका को बहुत तेज बुखार हो जाता है, जिसके लिए उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है, जहाँ डॉक्टर उसका बुखार चेक करके उसको दवा देकर भेज देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, मगर अद्विका का बुखार बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। उसकी मम्मी फिर से उसे डॉक्टर के पास ले जाती है, जहां डॉक्टर उसका ब्लड टेस्ट करते हैं और रिपोर्ट्स को देखकर कहते हैं, जी इनको डेंगू हुआ है और मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ और इनको एक हफ्ते तक सुबह शाम ग्लूकोज लगाना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर, आप अच्छे से इसका इलाज करिए। अब अद्विका को डॉक्टर अपनी क्लिनिक में एडमिट कर लेते हैं और सुबह शाम उसको अब ग्लूकोज लगाया जाता है। ऐसे ही कुछ समय बाद डॉक्टर उसको क्लिनिक से छुट्टी दे देते हैं और तभी डॉक्टर सीमा से कहते हैं, जी इनको आप जितना हो सके माजा फ्रूटी यह सब पिलाना, इनकी सेहत के लिए अच्छा है। जी डॉक्टर। दोनों माँ बेटी अब घर आ जाती हैं। घर आकर सीमा अद्विका को उसके कमरे में ले जाती है, जहाँ उसको दवाइयाँ देकर उसकी माँ माजा पिला देती है। अब सुबह शाम उसको ज्यादातर माजा ही दिया जाता था। इसी तरह वक्त बीतता जाता है और एक दिन जब उसकी मम्मी उसको माजा देती है तो वो अपनी माँ से कहती है, मम्मी क्या है, जब देखो तब मुझे यही पिलाती रहती हो। अरे मैं पक गई हूँ इससे। पहले तो तुझे बहुत पसंद था ना बेटा। हाँ लेकिन अब पसंद नहीं है। प्लीज मेरे सामने से ये माजा ले जाओ। ठीक है, मगर अब डॉक्टर बोले हैं तो तुझे पीनी तो पड़ेगी ही ना। और तू ही तो कहती थी ना पहले कि तुझे डेंगू हो जाए तू माजा ही पीती रहे, तो तेरा सपना पूरा हो गया ना बेटा। मैं नहीं पी रही, अब तो मेरा मन भर गया है इसे पी पी कर। ऐसा लगता है जैसे एक घूंट और पीऊंगी ना तो उल्टी ही आ जाएगी मुझे। अब समझ आया तुझे अद्विका कि जब हम जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज को खाते पीते हैं ना, तो एक ऐसा वक्त आता है कि हमारा उससे मन भर जाता है। जैसे अब तेरा मन माजा से भर चुका है, क्योंकि तूने पहले ही जरूरत से ज्यादा माजा पी लिया था। हाँ मम्मी, तुम सही कह रही हो। मुझे समझ आ गया है कि हर चीज का मजा लिमिट में लेना चाहिए, उसके पीछे पागल नहीं होना चाहिए। मम्मी अब मैं क्या करूं? मुझे माजा बिल्कुल पसंद नहीं रही और ये दवाई, इससे अच्छा तो आप मुझे कड़वी दवाई पिला दो, मुझे वो मंजूर है। सीमा अपनी बेटी को बहला फुसला कर माजा पिलाया करती। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और एक दिन अद्विका का भाई रोहन कोका कोला लेकर आता है। सीमा कोका कोला को देखकर सोचती है, क्यों ना अद्विका का टेस्ट चेंज करने के लिए उसको कोका कोला पिला दूं, क्या पता उसको अच्छा लगे। सीमा उसमें से कोका कोला निकालती है और अद्विका के लिए ले जाती है। अद्विका बड़े ही चाव से कोका कोला पीने लगती है
और अपनी माँ से कहती है, माँ, अब मेरे मुंह का टेस्ट बदला है। थैंक यू सो मच, अच्छा फील हो रहा है मुझे। ऐसे ही समय बीतता जाता है और अद्विका की तबीयत में सुधार आ जाता है। इसकी वजह से वो माजा छोड़कर अब कोका कोला पीने लगती है और वक्त गुजरता जाता है। धीरे धीरे वक्त के साथ साथ अद्विका का टेस्ट और उसकी पसंद भी बदलती रहती है। कुछ ही समय के बाद उसके लिए सुनील नाम के एक बहुत ही अच्छे से लड़के का रिश्ता आता है। सीमा खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी सुनील से करवा देती है और सभी मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।